ज्योग्राफी लवर्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियो के थंबनेल से जैसा आपको पता चल रहा होगा, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड 15 जो क्वेश्चन के वीडियो हमारे आते हैं वही है ये। तो देखते हैं आज 15 क्वेश्चन कैसे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पॉज कर करके आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए और घबराइए नहीं। अगर गलत भी होता है तो कल को चल कर करके आपको याद रहेगा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे गलत किया था। तो गलतियों से घबराना नहीं है, क्वेश्चंस का फुल अटेम्प्ट लेना है ताकि आपको पूरा पता आप उस पर अच्छे से सोच सकें। अंत पे आप लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी लिखिए, ताकि लास्ट पे कमेंट बॉक्स में आप अपना मार्क्स भी लिखिए कि आपको कितना मार्क्स 15 में से कितने आपने सॉल्व किए हैं, ताकि आपको फ्यूचर में पता चल सके कि आपकी तैयारी किस तरफ जा रही है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक भूगोल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सीमाओं का आनुवंशिक वर्गीकरण सर्वप्रथम हार्टसोन ने प्रस्तुत किया। दूसरा, सीमाओं की प्रकृति संबंधित जैविक संकल्पना का प्रतिपादन हाउसहोफर ने किया। तीसरा, राजनीतिक सीमाएं नामक पुस्तक होल्डिच ने लिखी। चौथा, राजनीतिक सीमांत एवं सीमा की रचना रैटजेल ने की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन बी 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन डी 1, 3 और 4 सही है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही है। सीमा, राजनीतिक सीमांत एवं सीमा रैटजेल ने नहीं बल्कि होल्डिच ने ही लिखी है। ये पुस्तक भी जो है वो होल्डिच ने ही लिखी है। अगला प्रश्न है, ग्रीवा खंड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ग्रीवा खंड के 2 प्रकार हैं। जब वलन एक भाग टूटकर पास में ही दूसरे भाग पर चढ़ जाता है तो उसे ऑटोथोनस ग्रीवाखंड कहते हैं। दूसरा, जब वलन की ग्रीवा अक्ष के सहारे टूटकर सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर दूसरे मोड़ पर चढ़ जाती है एवं उसका संबंध स्थानीय चट्टानी संरचना से नहीं रहता तो ऐसे ग्रीवाखंड एलोक्थोनोस ग्रीवाखंड कहलाता है। ऑप्शन ए केवल 1 सही है। ऑप्शन बी केवल 2 सही। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन डी न तो 1 सही है ना ही 2 सही है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। ग्रीवाखंड जब टूट करके अपने ही संरचना वाले चट्टान पे गिरे तो उसे ऑटोथोनस कहते हैं, और जब टूट करके दूसरी संरचना वाले चट्टान पे चला जाए तो उसे एलोक्थोन्स कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, गहन सागरीय मैदान से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला, महासागरीय मैदान के धरातल में कहीं कहीं अंतःसागरीय ज्वालामुखी अचानक खड़ी ढाल के रूप में ऊपर 2700 से 3700 मीटर ऊंचे उठते हैं, जिसे सी माउंट कहते हैं। दूसरा, प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह तथा अटलांटिक महासागर में कैनरीज समूह इसके उदाहरण हैं। तीसरा, इसका शीर्ष चपटा एवं किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं, उन्हें ग्वाइट कहते हैं। कौन कौन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी सही है। अगला प्रश्न है, डेविस की भू आकृति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, डेविस के त्रिकूट में दृश्य भूमि संरचना, प्रक्रिया और अवस्था का प्रकार होता है। दूसरा, प्रथम अवस्था में स्थलखंड का उत्थान प्रारंभ होता है। प्रथम अपर्दन भी साथ साथ होता है, यह बहुत छोटी अवस्था है। तीसरा, द्वितीय अवस्था में उत्थान समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में ऊपरी वक्र पर अपर्दन नहीं होता है, बल्कि निम्न वक्र पर निम्न कटाव की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। चौथा, तृतीय अवस्था में लंबवत अपर्दन में कमी आ जाती है और अब घाटी की तली की तुलना में ऊंचे भाग अधिक तेजी से कटने लगते हैं। कौन कौन कथन असत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी डेविस महोदय ने कहा था कि प्रथम अवस्था में स्थलखंड का सिर्फ उत्थान होता है, अपर्दन नहीं होता है उसमें। उन्होंने बोला था कि बहुत छोटी अवस्था होती है, इसमें अपर्दन नहीं हो। उन्होंने जो अपर्दन चक्र दिया था उसमें उन्होंने इसे 2 कारक बताया था कि एक तो सबसे पहला जो होता है वो बहुत छोटा स्टेज होता है, जिसमें पृथ्वी की बाहरी अंतर्जात बलों के कारण क्या होता है, स्थलखंड का निर्माण होता है। उसके बाद जो द्वितीय और तृतीय स्टेज होता है उसमें नदियाँ, हिमानी हवाएं, ये सब क्या करते हैं, इन सबों के कारण अपर्दनात्मक होता है, और वो जो स्थलखंड का उत्थान होता है वो धीरे 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 पुनः संप्राय मैदान में बदल जाते हैं।
अगला प्रश्न है, सूर्य तप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उत्तरी गोलार्ध में पर्वतों के दक्षिणी ढाल पर सूर्य तप की मात्रा अधिक तथा उत्तरी ढाल पर कम होती है। दूसरा, सूर्य किरणों की पथ की लंबाई जितनी अधिक होगी सूर्य तप उतना ही कम होगा। तीसरा, वायुमंडल में मेघ, आर्द्रता तथा धूलकण आदि परिवर्तनशील दिशाएं सूर्य से आने वाली सूर्य तप को अवशोषित, परावर्तित तथा प्रकर्णित करते हैं। चौथा, मेघों की मोटी परत पर केवल 20% ही सूर्य तप को अपने से होकर के भूपृष्ठ तक जाने देती है। कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए 2, 3 और 4, ऑप्शन बी 1, 2 और 4, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। मेघों की मोटी परत केवल 10% ही अपने से होकर के सूर्य तप को जाने देती है, बाद बाकी ये सही है। उत्तरी गोलार्ध में पर्वतों के दक्षिणी ढाल पर सूर्य तप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है और दक्षिणी ढाल पर कम होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह मुख्य प्रकार है जो एक दिशी होता है। ये दो नियम, इसके दो नियम हैं, ये दो नियम है। पहला कथन दूसरा में कहा था, ऊर्जा न तो निर्मित होता है और ना ही नष्ट होता है, बल्कि यह एक अवयव से दूसरे अवयव में स्थानांतरित होता है अथवा एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित होता है। तीसरा कथन है, जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो ऊर्जा का क्षय होता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का केवल 20% भाग ही हस्तांतरित होता है। उपयुक्त में से कौन कौन सही? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी सभी सही हैं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 और 2, क्योंकि ये यहाँ पर जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो केवल 10% ही जाती है, बाद बाकी जो 90% वो शोषण के कारण या फिर दूसरे स्तर में जाने पर वो क्षय हो जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के जो नियम हैं वो दो हैं। एक तो ये कि ना तो ऊर्जा का निर्माण होता है ना ही नष्ट होती है, बस ये एक क्या है, ये एक स्तर से दूसरे स्तर में परिवर्तित हो जाती है। जैसे पहले सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त कर करके पौधे अपना मतलब भोजन बनाते प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, फिर पौधों में जो ऊर्जा आती है वो वहाँ से किस स्तर में जाती है? शाकाहारियों में जाती है। लेकिन शाकाहारियों में क्या है, वो केवल 10% ही प्राप्त होती है। यानी अगर 100% उसके पास ऊर्जा होती है पौधों के पास, तो वो 10% ही किसको ट्रांसफर करती है? शाकाहारी जीवों को। अगला प्रश्न है, जनसांख्यिकीय संक्रमण का वह सामान्य मॉडल है। पहला, जो जन्म दर और मृत्यु दर के स्तरों के विकास का वर्णन करता है। दूसरा, जो विकसित देशों के विशेष संदर्भ में विकसित किया गया है। तीसरा, जो जनसंख्या वृद्धि विश्वव्यापी मॉडल के रूप में स्वीकृत है। चौथा, जो संक्रमण की 4 निश्चित अवस्थाओं को सूचित करता है। उपयुक्त में से कौन कौन सही है? ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी 1, 3 और 4। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, असर्शन रीजन। असर्शन रीजन हम कैसे बनाते हैं आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पे भी रिपीट कर देते हैं आपको कि कुछ नहीं करना है, हमें पहले ऑप्शंस को पढ़ लेना है। क्वेश्चन का ऑप्शंस क्या क्या है, उसके बाद हमें कथन पढ़ना है और कारण पढ़ना है। चलिए, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे आपको बताते चलेंगे। तो पहले हम कथन पढ़ते हैं और उसको सही या गलत की हम देख लेते हैं, सही है या गलत है। और आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस पढ़ लीजिए। तो ग्रामीण अधिवास धरातल के सभी स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। अब कारण पढ़ते हैं। अनुकूल भौगोलिक दशाएं ग्रामीण अधिवास को प्रभावित करती हैं, ये भी सही है, तो ये ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब ए और बी में आपने पढ़ लिया होगा ऑप्शन कि हमें ये देखना है कि व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो ग्रामीण अधिवास धरातल के सभी स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं क्योंकि अनुकूल भौगोलिक दशाएं ग्रामीण अधिवास को प्रभावित करती हैं, तो बिल्कुल सही है। जहाँ पे भौगोलिक दशाएं बेहतर होती है, मानव का निवास वहीं पे होता है, तो ये ऑप्शन ए हमारा सही हुआ। यानी असर्शन जो है रीजन जो है असर्शन को फॉलो कर रहा है, यानी उसको व्याख्या कर रहा है।
अगला प्रश्न है कृषि से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला, झूमिंग कृषि प्रणाली में खेती करने से पहले वनों को जलाकर साफ कर लेते हैं, फिर वर्षा के बाद इस राख युक्त मिट्टी भूमि में मोटे अनाज बिखेर बो देते हैं। इस प्रकार के खेतों से 2 या 3 वर्षों तक फसलें प्राप्त की जाती हैं। दूसरा, इस प्रकार की खेती आदिवासियों द्वारा अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में की जाती है। ब्राज़ील में इसे रोका, मैक्सिको व मध्य अमेरिका में मिथपा, कांगो में मसोले, फिलीपींस में चेनगिंग, वियतनाम में डी और श्रीलंका में चेना कहा जाता है। ऑप्शन ए केवल एक सही, ऑप्शन बी केवल 2 सही, ऑप्शन सी दोनों सही, ऑप्शन डी दोनों सही नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों सही है। झूमिंग कृषि प्रणाली आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर जंगलों को काट कर करके उसको जला दिया जाता है, जला करके उसी के राख में क्या करते हैं कि बीजों को छींट कर करके 2-3 वर्षों तक वहाँ खेती की जाती है। फिर जब 2-3 वर्ष बाद यह मिट्टी अनुपजा हो जाती है तो फिर दूसरी जगह पे ये लोग आदिवासी इस तरह के करते हैं, इस तरह के कृषि को। वो जो है दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ पेड़ पौधों को काटते हैं और इसी तरह की मतलब खेती करते हैं। और किस किस देश में इसे किस किस नाम से किया जाता है आप इसे देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है मानचित्र से संबंधित कथनों पर विचार कर। पहला, हीदर ग्राफ तथा क्लाइमोग्राफ का निर्माण टेलर ने किया। दूसरा, समतल कागज पर अंकित अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जाल प्रक्षेप कहलाता है। तीसरा, हीदर ग्राफ का संबंध तापमान और वर्षा के बीच संबंध बताने से है। चौथा, सम मार्गदर्शक रेखाएं प्रदर्शित करने वाला दैनिक ऋतु मानचित्र को आइसोप्लेथ कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सत्य? ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है थेल्स के शिष्य एनेक्सिमेंडर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, एनेक्सिमेंडर पहला यूनानी इतिहासकार है जिसने निश्चित पैमाने पर विश्व मानचित्र बनाया। दूसरा, इस मानचित्र में यूनान को विश्व के केंद्र में दर्शाया गया। तीसरा, वस्तु की छाया को देखकर सूर्य की स्थिति का निर्धारण करने वाले नोमोन नामक यंत्र का आविष्कार किया। चौथा, अपने मानचित्र में भूमध्य सागर के तटीय भाग तथा दक्षिणी एशिया के कुछ भागों को सम्मिलित कर विश्व को 2 प्रमुख भागों में बांटा, उत्तर में यूरोप एवं दक्षिण में एशिया। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन सत्य है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 3 और 4, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी एनेक्सिमेंडर से संबंधित ये सभी कथन सही है। प्रश्न है भारतीय पठारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूढ़ प्रदेश कहते हैं। दूसरा, महानदी सोन, सोनरेखा व दामोदर नदियां छोटा नागपुर के क्षेत्र में बहती है। तीसरा, मेघालय पठार को ही शिलोंग पठार के साथ साथ गारो राजमहल अंतराल भी कहते हैं। चौथा, मेघालय पठार के पश्चिमी भाग में गारो पहाड़ियाँ, मध्यवर्ती भाग में खासी जयंतिया तथा पूर्वी भाग में मिकिर पहाड़ियाँ हैं। इनमें से कौन कौन सही? ऑप्शन ए 2, 3 और 4, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए अंकगणित माध्य संख्यात्मक मूल्य है। ऑप्शन बी अंकगणित माध्य आंकड़ा समूह में परिवर्तता से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन सी अंकगणित माध्य सदैव एक सकारात्मक अंक होता है। ऑप्शन डी अंकगणितीय माध्य आंकड़ों की किसी अन्य सांख्यिकी समीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अंकगणितीय माध्य संख्यात्मक मूल्य है। अगला प्रश्न है भौगोलिक विचारधारा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जेनेर दवी तथा पार्थिव पूर्णता का सिद्धांत विडाल डी ला ब्लास ने दिया। क्या कथन है? जलवायु इतिहास, संस्कृति, जीवन पद्धति तथा व्यवसाय का निर्धारक है, हंटिंगटन ने कहा। तीसरा, राज्य थल से संलग्न एक जीव है, इस प्रत्यय का समर्थन कांट ने किया। चौथा, प्रकृति एवं मानव के मध्य संबंधों को समझाते हुए ब्लास ने फ्रांस की जिस प्रादेशिक संकल्पना की परंपरा का उदाहरण दिया उसे कहते हैं पेज। निम्न में से कौन सा से सत्य है? ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 और 4।
है 2011 की जनगणना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दूसरा, उत्तर एवं उत्तर पूर्व के 10 पर्वतीय राज्यों में देश की 4% से भी कम जनसंख्या है। तीसरा, भारत में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर 1961 से 71 के बीच रही। चौथा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर अरुणाचल प्रदेश की थी। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 और 3। तो ये थे आज के 15 नए क्वेश्चन। कितने अटेम्प्ट हुए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो कैसा लगा हमें वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों क्या कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।